Hello students, welcome to our Dan Master School. Myself Sanjeev Pathak. Today we are going to start new chapter, that is the first chapter of class 10th biology. That is life process. तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस एक्चुअल में होता है। एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस है क्या? कोई आइडिया है इसके बारे में? लाइफ प्रोसेस नाम से तो समझ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस जो लाइफ में हो रही हो, उस प्रोसेस को आप क्या कह सकते हैं? लाइफ प्रोसेस कह सकते हो, या कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जो हमारे लाइफ के लिए क्या है, नेसेसरी है, जिन प्रोसेस के बिना हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, उन प्रोसेसेस को आप क्या कहोगे? लाइफ प्रोसेस कहोगे। बात समझ में? लाइफ प्रोसेस क्या है? तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है? स्टेटमेंट क्या लिखोगे? द प्रोसेस विच इज नेसेसरी टू स्टे अलाइव। वो प्रोसेस जो आपको अलाइव रहने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए नेसेसरी होती है, दैट प्रोसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। बात समझ में आई कि द प्रोसेस व्हिच इज नेसेसरी टू स्टे अलाइव इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। कोई भी वो प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए जरूरी होगी, नेसेसरी होगी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ लाइफ प्रोसेस। स्टेटमेंट लिखते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है। स्टेटमेंट लिखो जी सा कि द प्रोसेस which is necessary to stay alive is called as life process। अलाइव रहने के लिए जो प्रोसेस नेसेसरी है, उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? लाइफ प्रोसेस कहोगे। दूसरी चीज, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस होती है जो अगर ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव ही नहीं करेगा? कौन कौन सी वो प्रोसेस होती है? तो देखिए कौन कौन सी प्रोसेस है। पहली प्रोसेस होती है दैट इज डाइजेशन। पहली प्रोसेस क्या है? डाइजेशन, या ज्यादा बेटर रहेगा आप लिखो न्यूट्रिशन। पहली प्रोसेस कौन सी होती है? न्यूट्रिशन। दूसरा क्या होगा? रेस्पायरेशन। दूसरी प्रोसेस कौन सी है? दैट इज रेस्पायरेशन। तीसरी प्रोसेस कौन सी है? दैट इज एक्सक्रीशन। चौथी प्रोसेस कौन सी है? दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। और आप क्या लिख सकते हो? सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्टेशन में ही आपका आ जाएगा। तो कौन कौन से हमने कहा? न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और आपका ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी प्रोसेस क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेस होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से अगर कोई भी एक प्रोसेस ना हो तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेगा, लाइफ नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो इन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। देखिए न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, न्यूट्रिशन में एक्चुअल में न्यूट्रिशन में जो प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है? डाइजेशन की प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? डाइजेशन की। रेस्पायरेशन में जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? इसके लिए रेस्पायरेशन की प्रोसेस के लिए कौन सा सिस्टम वर्क करता है बॉडी में? वो कौन सा सिस्टम है? दैट इज रेस्पायरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम वर्क करता है? दैट इज रेस्पायरेटरी सिस्टम वर्क करता है। कौन सिस्टम वर्क करेगा? रेस्पायरेटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन की प्रोसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन सा सिस्टम होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन सा सिस्टम होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो और इसी तरह डाइजेशन हो गया। चलिए हमने क्या डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन सा सिस्टम वर्क कर रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सेम एज जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, इसमें डाइजेशन की प्रोसेस को, न्यूट्रिशन में डाइजेशन की प्रोसेस को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने के लिए एक सिस्टम वर्क करेगा, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे होते हैं।
बात समझ में आई। सेकंड थिंग क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होने के बाद अब इसमें हम जो हमारा चैप्टर है उस पूरे चैप्टर में अपने को कुछ खास नहीं पढ़ना कि बस यही चीजें डिस्कस करनी है कि न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, पूरे लेक्चर में या पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट न्यूट्रिशन पे आते हैं। तो चलिए न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन एक्चुअल में होता क्या है? सबने सुना होगा न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। अरे भाई न्यूट्रिशन होता क्या है? कुछ पता है न्यूट्रिशन के बारे में? क्या होता है न्यूट्रिशन? एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस होती क्या है, इस चीज को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, दूसरी चीज लाइफ प्रोसेस के बाद क्या है, हमने बताया था कि जो लाइफ प्रोसेस होती है उसमें न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, पहला। दूसरा रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और इन सभी चीजों को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है। डाइजेशन को करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रेस्पिरेशन को करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, एक्सक्रीशन को करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। मतलब हर चीज के लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज क्या है, अब इसमें हमें पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, सर्कुलेशन क्या है, पूरा चैप्टर आपका इसी में बेस्ड है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कहां से? न्यूट्रिशन से। तो फर्स्ट करेंगे आइए हम लोग फटाफट, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है? डेफिनेशन मालूम है किसी को न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो न्यूट्रिशन बहुत इजी चीज है। जैसे हमने लाइफ प्रोसेस में क्या बताया था कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस व्हिच इज नेसेसरी टू स्टे अलाइव। अलाइव रहने के लिए जो प्रोसेस जरूरी है उस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? लाइफ प्रोसेस। और उसी का पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो स्टेटमेंट पहले सुन लिया, समझ लिया, फिर लिख लिया। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड, यूटिलाइज्ड इट टू गेट एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशन। बात समझ आ गई कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, इनटेक करने के बाद उसको यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज मतलब उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और डाइजेस्ट करने के बाद जो एनर्जी मिलती है उसको यूज कर रहा होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। बात समझ में आ गई कि न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड, यूटिलाइज्ड इट टू गेट एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशन। तो डेफिनेशन लिखो फटाफट कि न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस in which organism intake food, utilized it to get energy for their life process is called nutrition। बात समझ में आई कि न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड, यूटिलाइज्ड इट टू गेट एनर्जी for their life process is called as a nutrition। मतलब कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म ने फूड को क्या किया? इनटेक किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल करते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो आप ही हो या मैं हूं, ठीक है ना, हम इनिशियली क्या करेंगे? ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं, ये स्टेप्स करते हैं। तो सपोज आपने क्या किया? लंच किया। तो लंच में क्या क्या चीजें रहेंगी? मान लीजिए आपने क्या किया? लंच किया दोपहर में, नून टाइम में। तो इसमें क्या क्या लोगे आप? फर्स्ट सपोज आपने क्या लिया? चपाती ली। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या लोगे? पल्स लिया आपने, दाल ली थोड़ी सी। ठीक है, इसके साथ साथ आपने क्या लिया? इसमें आपने कोई ऑयली चीज में मिक्स कर दी, घी वगैरह मिक्स कर दिया। ठीक है,
ऑयल भी हो गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या ले लिया आपने, मान लो वेजिटेबल ले लिया, ठीक है, वेजिटेबल्स ले लिया, ये इतनी चीजें आपने ले ली। अब आप ध्यान से देखना है आपको, अगर आपने चपाती ली है तो आपको क्या लिया, ये चीजें आपने क्या की, ये आपने क्या, ये पूरा का पूरा फूड है, तो इस फूड को आपने क्या किया, पहला स्टेप, फूड को क्या किया, इनटेक किया, फूड को इनटेक किया, लिया आपने, खाया, इसको इनटेक किया, पहला स्टेप हो गया। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड, इसमें फूड को क्या किया, इनटेक किया ऑर्गेनिज्म ने। अब दूसरा स्टेप है यूटिलाइज्ड इट, उसे क्या करना है, यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज होगा समझो, पहले इसका कंपोजिशन देखते हैं। चपाती में क्या होगा भाई बताओ, कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। पल्स में से आपको क्या मिल जाएगा, पल्स से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। ऑयल से आपको क्या मिल जाएगा, ऑयल से आपको मिल जाएगा लिपिड या फैट मिल जाएगा, लिपिड या फैट मिल जाएगा। वेजिटेबल से आपको मान लो क्या मिल गया, प्रोटीन, विटामिन मिल गया। पल्स से भी आपको प्रोटीन मिल जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, पल्स में भी प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इतनी चीजें आपको मिल गई, बात समझ आई, इतनी चीजें मिली। ये सब कहां पे मिल रही है आपको, लंच टाइम पे ही सब ले लिया भाई, हाँ, लंच पे ही सबको आपको मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट। अब पहला स्टेप तो हमने फूड को इनटेक किया था, दूसरा स्टेप अपन क्या, सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। इसे क्या करेंगे, यूटिलाइज। यूटिलाइज करने का मतलब डाइजेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। यूटिलाइज करने का मतलब यहाँ डाइजेशन से है, किससे है, डाइजेशन। डाउट हो रहा हो तो यूटिलाइज इट की जगह लिख लो, मतलब डाइजेस्ट इट। इसे क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन को मालूम है, डाइजेशन क्या होता है, अपना हमारा टॉपिक डाइजेशन पे ही है। डाइजेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच, देखो यहां पे लिख लो डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्ट इनटू बायो माइक्रो मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। बात समझ में आई, यही आपका डाइजेशन। इसको नोट डाउन कर लिया, डाइजेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच बायो माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब लार्जर मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्ट इनटू बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, स्मॉलर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। विच एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो डाइजेशन को करा रहा होगा, जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स को बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में ब्रेक कर रहा होगा, उसकी प्रेजेंस में। तो इसी प्रोसेस को आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। इसे आप क्या कहेंगे, डाइजेशन कहेंगे। तो यहां पर होगा क्या, अब यहाँ पे क्या होगा, यूटिलाइज करने का काम है, मतलब क्या होगा, डाइजेशन होगा। मतलब ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये सब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, चाहो तो लिख लो यहाँ पे, दीज आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये सब क्या है, दीज आर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ये सब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। यही क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में। कार्बोहाइड्रेट, अब देखो यहाँ पे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेंगे माइक्रो में, किसकी प्रेजेंस में, डाइजेस्टिव एंजाइम। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। बात समझ में आई। तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, इसको हम तोड़ेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किसमें टूट गया, ग्लूकोज में टूटा। अब जब ग्लूकोज में टूटा तो ग्लूकोज में टूटने के लिए यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है, एमाइलेज होता है। कौन सा एंजाइम होगा, एमाइलेज एंजाइम। प्रोटीन किसमें टूटेगी, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड। ये किसमें कन्वर्ट होगी, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगी। किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन के प्रेजेंस में। लिपिड किसमें टूटेगा, फैट किसमें टूटेगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। किसमें टूटेगा, फैटी एसिड प्लस
ग्लिसरॉल, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, लाइपेज एंजाइम होगा। तो ये कौन से मॉलिक्यूल थे, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे। ये कौन से मॉलिक्यूल हैं, दीज आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। और किसकी प्रेजेंस में टूट रहे हैं, दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम। अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को आप डाइजेशन कहोगे या यूटिलाइज स्टेट। तो पहला स्टेप फूड इनटेक, दूसरा स्टेप क्या हुआ, यूटिलाइज इट, दूसरा स्टेप। अब तीसरा में क्या होगा, ये जो मिला आपको ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इससे आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और ये एनर्जी क्या होगा, आपकी लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। आप लाइफ प्रोसेस की जगह मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी लिख सकते हो, ठीक है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी लिख सकते हो। बात समझ में, जरूरी नहीं हुई, बात समझ में आई। ये आपका क्या था, न्यूट्रिशन। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। नोट डाउन करिए इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने। दूसरा आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे प्रोसीड करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। चल दूसरी चीज हमें क्या डिस्कस करनी है, सेकंड ये तो न्यूट्रिशन हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया न्यूट्रिशन, कितने क्लास कैटेगरीज में किया गया। देखो न्यूट्रिशन को सबसे पहले हम कैटेगराइज करेंगे टू कैटेगरीज। कौन कौन सा होता है, देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिशन। द फर्स्ट वन इज autotrophic nutrition and the second one is heterotrophic nutrition। तो न्यूट्रिशन की बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं। The first one is autotrophic nutrition and the second one is heterotrophic न्यूट्रिशन। दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या, अभी कोई टेंशन नहीं लेना, सब हम डिस्कस करेंगे, अभी बस क्लासिफाई कर रहे हैं न्यूट्रिशन को। ऑटोट्रॉफिक क्या है, हेटरोट्रॉफिक क्या है, सब डिटेल किया जाएगा, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है, कौन कौन सा, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है दैट इज कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। दो टाइप का न्यूट्रिशन, पहला फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और दूसरा क्या है, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। दो टाइप का न्यूट्रिशन हो गया, कौन सा, ऑटोट्रॉफिक वाला। बात समझ आई। हेटरोट्रॉफिक, देखो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के लिए जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस कौन सी होगी, दैट इज फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस। और कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के लिए जो प्रोसेस होगी दैट इज कीमोसिंथेसिस। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, कीमोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के लिए फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के लिए कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो लगभग आप पढ़ते आ रहे होंगे, कीमोसिंथेसिस एक नई चीज है, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, बहुत इजी है, वो भी कुछ खास नहीं है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, इसमें क्या कौन से होते हैं, इसको कैटेगराइज कर लीजिए, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, symbiotic nutrition and parasitic nutrition।
पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये भी 3 टाइप के हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप के होंगे, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। सैप्रोफिटिक मतलब डेड डिके ऑर्गेनिक मैटर से, सिम्बायोटिक मतलब क्या, दो लोग आपस में अटैच होंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, वो सिम्बायोटिक होगा। पैरासिटिक न्यूट्रिशन मतलब क्या, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होकर उससे न्यूट्रिशन को गेन करेगा, दैट न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। बात समझ में आई? इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका स्टार्ट करते हैं, एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑटोट्रॉफिक, और इंपॉर्टेंट भी है, नोट डाउन करो इसको। चलिए नेक्स्ट आइए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं ना पहले। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अगर हम डिफाइन करें तो टर्म से ही कुछ कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ऑटो वर्ड का मींस क्या होता है, ऑटो वर्ड मींस होता है सेल्फ, ऑटो वर्ड मींस क्या होता है, सेल्फ। और ट्रॉफिक हम यहां नहीं लेंगे, ट्रॉप्स लेंगे। ट्रॉप्स मींस या ट्रॉफिक मींस क्या होता है, न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन। बात समझ में आई? ऑटो वर्ड मींस सेल्फ, ट्रॉप्स मींस क्या हो गया, न्यूट्रिशन, या ट्रॉफिक मींस क्या हो गया, न्यूट्रिशन। तो आप क्या कह सकते हो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, टर्म से आई समझ में आ चुका होगा। ऑटो मींस सेल्फ, ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन, मतलब ट्रॉप्स मींस न्यूट्रिशन, मतलब वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद ही क्या करे, फूड को सिंथेसाइज कर ले, ठीक है ना, खुद ही फूड को क्या कर ले, सिंथेसाइज कर ले, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज अ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms synthesize own food, they are not depend upon any other organism for their nutrition। आप क्या कह सकते हो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, it is a type of, definition लिख लीजिए, it is a type of nutrition in which organism synthesize own food, they are not depend upon any other organism for न्यूट्रिशन। ठीक है ना, समझ में आया? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज ओन फूड, जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद ही फूड को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। दे आर नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट नहीं होता। इसी टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और बताया ही था दो टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक होता है और कीमोसिंथेटिक होता है। एग्जांपल लिख लीजिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड सल्फर कंटेनिंग या डायरेक्ट लिख लो बैक्टीरिया, आगे पढ़ाऊंगा सल्फर कंटेनिंग क्या, बैक्टीरिया, ठीक है ना। प्लांट्स और बैक्टीरिया ये सब कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं, या चाहो तो ग्रीन प्लांट भी लिख सकते हो, ग्रीन प्लांट, बैक्टीरिया, ये क्या शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं।
ठीक है। अब हमने बताया था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के हैं। पहला है आपका कौन सा, पहला है आपका फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है कीमोसिंथेटिक। तो पहला हम क्या डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेटिक डिस्कस करेंगे। इसको नोट डाउन करो, फिर हम डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आ जाइए काइंड्स। अभी लिखता नहीं हो समझ लो, अभी तो क्लासिफिकेशन कराया था ना, सबने देखा हो। तो काइंड्स में बेसिकली दो टाइप कराया था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। पहला फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन था, दूसरा कीमोसिंथेटिक। तो पहला स्टार्ट करते हैं ना फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट आ जाइए, दैट इज फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो बहुत इजी है। वो न्यूट्रिशन जिसमें क्या हो, ऑर्गेनिज्म फूड को बनाए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हो, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फॉर्म फूड या ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस is called as a photosynthetic nutrition। तो डेफिनेशन लिख लो कि फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन क्या है, the nutrition in which organism synthesize own food by the process of what, by the process of own food by the process of photosynthesis is called photosynthetic nutrition। जब ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड सिंथेसाइज करे, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक टर्म बार बार आ रहा है फोटोसिंथेसिस, तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है, आप इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बहुत इजी टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो फोटो मींस क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो मींस होता है लाइट, सिंथेसिस मींस होता है टू कंबाइन। तो यहाँ पे पहली चीज लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो प्लस सिंथेसिस, फोटो मींस क्या होगा, लाइट, और सिंथेसिस मींस क्या होता है, टू कंबाइन। इट मींस जब क्या हो, लाइट के कंबाइन होने से, लाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन हो, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिख लीजिए कि फोटोसिंथेसिस क्या है, लिखिए यहाँ पे, इट इज अ टाइप ऑफ, साथ साथ लिखते रहिए, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which green plant form organic food। it means ग्लूकोज या आप स्टार्च भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम
inorganic material like carbon dioxide and water molecule in the presence of sunlight is called photosynthesis। अच्छा एक चीज याद रखना, पूरे चैप्टर में आदत बन गई है फोटोसिंथेसिस को पीएचएस से लिखना, ठीक है ना। जहां पे पीएचएस लिखा मिलेगा आप समझ जाना क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस लिखा, ठीक है ना। आदत हो गई से थोड़ा कॉपरेट करिएगा, पीएचएस जहां लिखा मतलब फोटोसिंथेसिस लिखा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमने क्या कहा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा न्यूट्रिशन है इन विच ग्रीन प्लांट, जिसमें क्या हो, ग्रीन प्लांट फॉर्म ऑर्गेनिक फूड। ग्रीन प्लांट क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। वो क्या होता है, ग्लूकोज या स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। कहां से बनाते हैं, फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। कौन कौन से हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड चाहो तो आप ये चीज लिख लो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड chlorophyll is called as a photosynthesis। बात समझ आ गई, कुछ खास नहीं है भाई। It is a type of nutrition in which green plant form organic food, जिसमें ग्रीन प्लांट क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड। समझ रहे हो, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा है वैसे ही पढ़ा हो। ऑर्गेनिक मतलब क्या, दैट विल बी कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना, वो ऑर्गेनिक की बात की जाएगी, ठीक है ना। और जब ये दोनों कंपोनेंट नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखो, इसमें कार्बन हाइड्रोजन साथ में है, नहीं है। वाटर देखो, इसमें दोनों साथ में है, नहीं है। ये कैसा कंपाउंड हुआ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो जब क्या हो, ऑर्गेनिक फूड बने, किससे बने, इनऑर्गेनिक मटेरियल से, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, फोटोसिंथेसिस कहोगे। बात समझ में आई, फोटोसिंथेसिस क्या है, इसको नोट डाउन करिए, फिर इस पे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। चलिए केमिकल इक्वेशन इसके लिए लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो जैसे मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ऑर्गेनिक फूड बनेगा, मतलब C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा। किससे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनेगा। किससे बनेगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल से बनेगा। किसकी प्रेजेंस से बनेगा, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनेगा। उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। यही तो अभी डिफाइन किया। तो देखो सपोज यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, सनलाइट रेडिएट हो रही होगी, ठीक है। ये सनलाइट क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है। ये सनलाइट रेडिएट, ठीक है। सनलाइट एग्जिस्ट, सन एग्जिस्ट कर रहा है, इससे सनलाइट क्या हो रही है, ये रेडिएट हो रही है। ये क्या है, दिस इज अ सनलाइट। और ये कैसी एनर्जी होती है, दैट इज अ रेडिएशन एनर्जी। ये रेडिएट हो रही है और अब तक क्या हो रहा है, फॉल हो रही है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे सनलाइट प्लांट पे फॉल होगी, ठीक है, ये किस पे फॉल होगी, ये सपोज लीफ एग्जिस्ट कर रही है प्लांट की, ये लीफ एग्जिस्ट कर रही है, इसी पे ये लाइट्स क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है, ठीक है। इसको यहाँ नहीं बना के आप यहाँ बनाओ, ज्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है। ये लीफ एग्जिस्ट कर रही है और इस लीफ पे लाइट क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है। अब जैसे ही लाइट फॉल होगी, अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया, ये स्ट्रोमेटा से आया। कहां से आया, स्ट्रोमेटा से। ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, लीव्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कहां से आया, रूट से आया। और यहाँ पे क्या होंगी, रूट हेयर्स होंगे
जिसने इसे क्या किया है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया। जो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया वो किसने किया, रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब किया, ठीक है। इससे प्लांट तक गया और ये लीफ में प्रेजेंट जो स्टोमेटा है उससे एक 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आया, ठीक है। चेंज हुआ गैसेस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, CO2 क्या हुआ, बाहर गया। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड का कंजम्पशन होता है, कंज्यूम होता है CO2, और ऑक्सीजन का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब ये जो दोनों कंपोनेंट है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ये दोनों कैसा है, दीज आर इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब इसी से किसका फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। किसकी प्रेजेंस में बताया था, सनलाइट, सनलाइट रेडिएट हो रही है तो किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो ये क्लोरोफिल जो है ये कहां प्रेजेंट होगा, लीव्स में प्रेजेंट होगा, और ये जो सनलाइट है ये रेडिएट होगी। और इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस केवल 1 to 2% ऑफ सनलाइट इज यूज्ड। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे केवल 1 से 2% सनलाइट यूज होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पार कहते हैं। क्या कहते हैं, पार। पार मींस क्या होता है, ना मालूम हो तो लिख लो, दैट इज फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये पार क्या है, दैट इज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इसी को पार कहते हैं। तो केवल 1 से 2% सनलाइट यूज हुई। अब क्या हुआ, सनलाइट यूज हुई, कार्बन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल भी यूज हुआ। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में, ग्लूकोज में। तो क्या बनाएगा, 6C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। इसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 का फॉर्मेशन हुआ, एज वेल एज 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। यहाँ पे देखो 6 क्या है, 6 कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कितना कार्बन प्रेजेंट है, 6 कार्बन प्रेजेंट है, बैलेंस, कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 6 2 जा 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 12, कितना ऑक्सीजन टोटल है लेफ्ट हैंड साइड में, 24 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना है, 6 ऑक्सीजन है, 6 2 जा 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। और 18 और 6 ये कितना हो गया, 18 और 6 कितना हो गया, 24। तो इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 24 है। बात समझ में आई। दूसरी चीज, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, इधर 24 हाइड्रोजन है, और इधर आप देखोगे तो कितना हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन ये हो गया, और 12 हाइड्रोजन ये हो गया, 24 ऑक्सीजन। अभी हमने बैलेंस किया, मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड में। इक्वेशन बैलेंस है आपका। बात समझ में आई। अब देखो ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट था, इसी से किसका फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज या स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, जो कि क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन हुआ। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब दो चीज यहाँ पे देख लो कि ये क्लोरोफिल करता क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, इस ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, वाटर से होता है या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका प्रोडक्शन हमेशा वाटर के मॉलिक्यूल से होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस। यहाँ पे लिख लीजिए, इस प्रोसेस के थ्रू होता है, फोटोलिसिस के थ्रू। बात समझ में आई कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, ठीक है ना, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन निकलता है, प्रोड्यूस होता है, इसका प्रोडक्शन किससे होता है, वाटर के ब्रेकडाउन से होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। फोटोलिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल in the presence of sunlight is called as a photolysis। लिख लीजिएगा डेफिनेशन कि फोटोलिसिस क्या है, the process of breakdown of water molecule in the presence of sunlight is called as a photolysis।
फोटोलिसिस। अब देखो ये होता कैसे, इधर साइड में देख लो फोटोलिसिस। जैसे मान लो ये क्या है आपका वाटर मॉलिक्यूल है, एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, एंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। HOH, दो H है, H2O मिला ना, H2O, ये H2O का स्ट्रक्चर है HOH। अब यहाँ पे मान लो सनलाइट गिरी, ठीक है ना, सनलाइट गिरी, तो ये जो सनलाइट गिरती है इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, क्लोरोफिल। क्या करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज रिस्पांसिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। तो सनलाइट को उसने एब्जॉर्ब किया, जब सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। जब एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी इस बॉन्ड को क्या करती है, तोड़ देती है। क्या करती है, तोड़ देती है। तो आपका हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब देखो यहाँ पे 2H+ और हाफ O2 मिल गया, मिला कि नहीं मिला। अब यहीं पे अगर आप 12 अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन कितना ले लो, 6 मोल 12 ले लो, कितना ले लो 12, तो आपको ये O2 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये जो HOH है, यहाँ पे फिर से एक बार देखो, HOH था, वाटर का मॉलिक्यूल था, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया गया, ठीक है ना। इसमें जब एनर्जी मिली, सनलाइट गिरा इस पे लीफ पे, तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किया तो उसको एनर्जी मिली। अब वही एनर्जी इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो जब ये दोनों बॉन्ड टूट गए तो हाइड्रोजन अलग, तो 2H+ मिला और यहाँ से हाफ O2 मिला। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं आता। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जो भी डाउट्स होंगे आपके उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, उसका रिप्लाई किया जाएगा या समझा दिया जाएगा, ठीक है। अभी इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।